ये क्या है हमारे कश्मीर की जो हम बात करें, यहाँ सिस्टम काफ़ी ख़राब है। पेरेंट्स आपकी अच्छी तरबियत करें अपने बच्चों की और फिर वक्त आने पे उनकी शादी भी करें, तो मुझे लगता है शायद समाज इससे खुशहाल बन सकता है। इसमें हाँ भाई, आपको क्या करना है, चालान खत्म कराना है, दे दीजिए 500, दे दीजिए 1000, दे दीजिए ये। जज पे तो नौबत ही नहीं आती है, हमें लाइसेंस निकालते, वो बता रहा है हमें 4000 5000 दे दिए, लाइसेंस आपके घर पहुंचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद नज़ीर। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इरफान बशीर वानी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट, एक जाना माना चेहरा है, और इसी के साथ हम आज बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज अगर हम देखें तो वादी कश्मीर में दिन ब दिन हर दिन हमें एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी सफ़े पर हम इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और मुकम्मल तफसीलात के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है इस चीज़ का जिम्मेदार, क्या वालिदैन इस चीज़ के जिम्मेदार है या फिर कोई और इस चीज़ का जिम्मेदार है। सबसे पहले इरफान साहब, आपका खैर मकदम है। थैंक यू वाजिद, आपने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज अगर हम देखें, कल भी अगर हम देखें तो कपवारा से एक दुखद खबर निकल कर आ रही है, और आज भी अगर हम देखें तो हारी गनमन से जो है खबर निकल कर आ रही है कि राइडर जो 2 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, उनको जो है एक्सीडेंट हो रहा है। तो कौन है इस चीज़ का जिम्मेदार है? एक्चुअली अगर हम इस पे बात करेंगे ना कि एक्सीडेंट्स के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसमें मल्टी फैक्टर्स हैं। हम एक फैक्टर को जिम्मेदार कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन 2-3 चीज़ों की निशानदेही मैं करूँगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए या नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब हादसात इंडिया में एनुअली रोनमा होते हैं, और उसमें से तकरीबन हर 4 मिनट में एक कैजुअल्टी हो जाती है, यानी कि एक डेथ हो जाती है इंडिया में हर 4 मिनट में। और तकरीबन हर 1 घंटे में कहा गया है सेंसस में पिछली बार कि तकरीबन हर 1 घंटे में मोर देन 50 एक्सीडेंट्स होते हैं। तो फिर इसका जिम्मेदार, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स है। एक फैक्टर तो ये है कि जैसे आपने कहा पेरेंटहुड, हमें चाहिए, अगर हम बात करेंगे कि आजकल ज़्यादातर एक्सीडेंट्स किन वजूहत की बिना पे होते हैं, खासकर इधर हमारे जैन के या खासकर हमारे वैली की अगर हम बात करेंगे तो स्कूटी या 2 व्हीलर्स जो है उसको हम देखते हैं कि ज़्यादातर एक्सीडेंट उसमें होते हैं। जब हम स्किम सौरा आप जाइए या फिर जहाँ पे भी आप न्यूरो सर्जरी की स्पेशलिटी देखेंगे, आप उधर जाइए, आप रोज़ाना देखेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर ऐसे केसेस आते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको पेरेंट्स थमा देते हैं स्कूटी, उसकी कीज विदाउट लाइसेंस होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पेरेंटहुड के साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारे लॉज है, कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स भी इसके जिम्मेदार है। मान लीजिए ये तो आप भी जानते हैं या सब जानते हैं, क्योंकि मुझे आदत है मैं थोड़ा दो अल्फाज में बात करता हूँ। आप जब जाएंगे ना कहीं पे RTO ऑफिस, मैक्सिमम ऑफिस में आप क्या पाएंगे कि वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे मीडिएटर्स होते हैं, उनको आप बताएंगे हमें लाइसेंस निकालते, वो बता रहे हैं हमें 4000 5000 दे दिए, लाइसेंस आपके घर पहुँचेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें इस पर कहीं ना कहीं हम इस पर रोकथाम लगाने की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ को रोका जाएगा तो यकीनन लाइसेंस उन्हीं को मिलेगी जो डिजर्व करते होंगे। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है जो हमारे रोड्स है, चूंकि रोड सभी वही है। मान लीजिए आप श्रीनगर में जाएंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, आप देखेंगे कि रोड्स वही है जो आज से पहले 10 साल 20 साल 30 साल थे। देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में आज लोगों के पास गाड़ी, एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं, रोड तो वही है। फिर ओवर स्पीडिंग भी एक वजह है कि जब भी ऐसे लोग वहाँ से उनके पास लाइसेंस भी नहीं होती है, वो एक्सपीरियंसड भी नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स ज़्यादातर हो जाते हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो आज हर किसी घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ जो है वो होती है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो उनको ऑफिस जाना होता है, रास्ते में हर किसी के साथ वो रोड कनेक्ट होता है, हर किसी तक एक ही गाड़ी पहुँच सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है अपनी अपनी गाड़ी निकालते हैं और उसके बाद जो है वो ऑफिस के लिए या फिर किसी काम के लिए जाते हैं। तो क्या इस बारे में आप कहना चाहते हैं? अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ को देखेंगे ना, मान लीजिए चूंकि मैं सऊदी भी गया हुआ हूँ या 1-2 कंट्रीज़ में गया हूँ, वहाँ आप देखेंगे ना तो ऐसा होता है कि मान लीजिए एक किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन में कोई बंदा काम करता है, अगर 50 बंदों को जाना होगा ना, तो वो एक ही पॉइंट पे उनको पिक भी करते हैं, एक ही टाइम पे पिक करते हैं, एक ही टाइम पे ड्रॉप भी करते हैं। उसकी वजह से 2-3 चीज़ें हो जाती है, उनका वर्क कल्चर अच्छा हो जाता है या वो सेफ रहते हैं, एक्सीडेंट्स का ज़्यादा उसमें नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको जाना होगा कहीं 30-40 किलोमीटर, मान लीजिए कंगन से आपको जाना होगा सौरा की तरफ, आप मेटाडोर में बैठेंगे या बस में बैठेंगे, 11 बजे बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता 2 बजे तक पहुँच पाएंगे। उसको ट्रैफिक डिपार्टमेंट को देखने की ज़रूरत है कि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहने की बात यह है कि अगर उस तरीके का वर्क कल्चर हमारे पास भी होता है, उस तरीके का सिस्टम हमारे पास होता है, चूंकि बहुत दावे होते हैं रोज ट्रैफिक डिपार्टमेंट हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। हम कभी नहीं ये देख पाते कि कोई सुधार आ रहा है इसमें। मान लीजिए ट्रैफिक मैस बढ़ता जा रहा है, सिटी में जाइए
फ्लाई ओवर्स भी इतने बने हैं, लेकिन अभी रियलिटी वही है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम, इसलिए इंसान प्रेफर करता है कि मुझे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो प्रेफर करता है फिर अपने लिए या तो अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट निकालना या फिर सोमो वगैरह में चढ़ना, तो उससे बस वालों को भी नुकसान होता है। आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम अभी तक देखें तो ट्रैफिक वाले जो है वो एक ही पॉइंट पर बैठते हैं, उसके नतीजे में जो है जो टीन एजर्स होते हैं वो घर से निकलते हैं, एक पॉइंट उनको पता होता है कि ट्रैफिक वाले वहां पर या हो गए या यहाँ पर हो गए, उसके बाद वो फ्री रहते हैं। क्या लगता है कि ट्रैफिक वालों को अपनी जगह जो है वो चेंज करनी पड़ेगी? ये क्या है, मान लीजिए कश्मीर की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ सिस्टम काफ़ी खराब है, हमें सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। फिर अगर आप सिस्टम को चेंज करेंगे और अपने ज़मीर आपका जाग जाएगा, तो फिर शायद आपको न ट्रैफिक वाले की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी आप इस तरह से ड्राइव कीजिए, इस तरीके से कीजिए। आप कोर्ट पे पहुँचते हैं तो गेट से ही आपका वहाँ स्टार्ट हो जाए। ट्रैफिक कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हज़ारों की तादाद में वहाँ सिविल में लोग बैठते हैं। हाँ भाई, आपको क्या कर रहे हैं, चालान खत्म करा रहे हैं, दे दीजिए 500, दे दीजिए 1000, दे दीजिए। ये जज पे तो नौबत ही नहीं आती है, तो बताइए वो वायलेशन किस काम की। तो इसीलिए फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे इतनी ज्यादा उंगलियां उठती है, मतलब ये आप भी समझते हैं या हर कोई समझता है, जो भी देखने वाले होंगे वो भी एग्री करेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने की बात यह है कि हमें अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। मैन पावर हमारे पास कम है, एक ट्रैफिक वाला हर जगह नहीं पहुंच सकता है, मगर जब भी वो देखेंगे कि जो जहां पे आपको लगता है कि नेगोशिएशन कर सकता है, मान लीजिए ये उतना ज्यादा वायलेशन नहीं है कि इस पे इसको सजा दी जा सकती है, लेकिन उसके बगैर जो बेसिक चीजें हैं वो आपको देखने की जरूरत है। फिर चाहे आप एक जगह बैठे, दो जगह बैठे, यकीनन इस पे काबू पाया जा सकता है। जी, अब हम बात करते हैं दूसरे का संजीदा मामला एक बन चुका है वादी कश्मीर में, वो लेट मैरिज के हवाले से। उस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बहनें अगर हम देखें तो वो जो है अब ओवर एज होने को है, और कौन है उस चीज़ का जिम्मेदार? देखिए, इंसान को पैदा किया है अल्लाह ने, तो फिर अल्लाह ही जाने, इसका क्रिएटर ही जानता है कि इसके लिए बेहतर क्या है। उन्होंने एक ज़ाबिता निज़ाम जो हमारी ज़िंदगी का है, हयाती निज़ाम जिसको कहते हैं, वो मुकम्मल करके रख दिया है हमारे पैगंबर के थ्रू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हदीस में भी आता है, या फिर आप जब भी इस्लाम को खंगालते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़्यादा लेट मैरिज करना ठीक नहीं है, यानी कि 18 साल या 21 साल जो वहाँ पे लिखा गया है, उसके दरमियान आप अगर मैरिज करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए ठीक रहता है। लेकिन जब आज हम देखते हैं ना, इसकी भी मल्टी फैक्टर्स है। अगर हम इस पर बात करेंगे ना, मान लीजिए लेट मैरिजेस का एक दो चीज़ें हर कोई चाहता है कि, मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं, अगर हमें शादी करनी कि हम सोचते हैं अगर हमारी बहन के लिए कोई रिश्ता आता है, पहले हम ढूंढते हैं कि वो मुलाजिम होना चाहिए, हम ये कभी नहीं देखते वो अच्छा इंसान होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पैगंबर की तरफ देख लीजिए, सहाबा की तरफ देख लीजिए, या जितने भी वर्ल्ड में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज गुजरे हैं उनकी तरफ देख लीजिए, वो मुलाजिम नहीं थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, मगर उन्होंने काफी अच्छी असरअंदाज जिंदगी गुजारी है। तो मुझे लगता है कि लेट मैरिज का यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम ढूंढते कि पहले जॉब होना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, जॉब होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी आपके पास हो, पैसा आपके पास आई, फिर आप मकान भी बना लेंगे, 2 मकान 2 बेटों के लिए होने चाहिए। ये चीजें जब आप देखें, या फिर जो डाउरी का हमारे बदकिस्मती से नहीं होना चाहिए लेकिन हमारे समाज में है, चूंकि मान लीजिए अपने हमसाए में अगर हम देखते हैं, हमारे अपने ही नेबरहुड में हम देखते हैं कि कोई लड़की ऐसी है जिसके पास शायद उतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकती है अपने लिए सोना, या फिर वो लड़का जो अपने रिश्ते के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकलता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लड़की को उतना ज्यादा सोना दे दे। हालांकि चेंजेस अब आ रही है, मगर ये एक दो चीजें इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है। अगर पेरेंट्स आपकी अच्छी तरबियत करे अपने बच्चों की और फिर वक्त आने पे उनकी शादी भी करें, तो मुझे लगता है शायद समाज इससे खुशहाल बन सकता है। इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि जॉब होना चाहिए, वो होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम हज की बात करते हैं ना, कहीं पे इस्लाम में ये नहीं है कि आपके पास इतना ज्यादा होना चाहिए कि पहले आप अपने बेटे की शादी करें उसके बाद हज पे जाए, जो हमें गलत एक फहमी है। इसी तरीके से इसमें भी है, ये कहीं पे नहीं है कि इतना ज्यादा पैसा लड़के के पास हो तब आप उसको रिश्ता दे सकते हो। जी, जो वालिदैन अब ये करते हैं, मतलब पहले मुलाजिम ढूंढते हैं या फिर मकान बंगला वगैरह पैसा वगैरह होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैसेज जनरली हमारे लोगों के लिए यही होगी कि आप ये चीजें ना देखें, हाँ इतना जरूर देखें, देखिए ये चीज तो दीन में है। मान लीजिए ये भी नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी को रिश्ता दे, ऐसा नहीं है। आपको जो चीजें देखनी, जो जिसको दीन ने इजाजत दी है वो चीजें आप देख लीजिए। मान लीजिए एक ऐसे लड़के को आप अपनी बेटी दीजिए जहां पे आपको लगता है कि वो इसकी कफालत अच्छे से कर सकता है, हाँ वो 2 वक्त की रोटी उसको कमा के दे सकता है, अपने बच्चों को अच्छे से रख सकता है, इसके लिए रहने की जगह इसके लिए मैसर कर सकता है। बस ये चीजें आपको, हाँ, और इम्पोर्टेंट कि वो दीनदार होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। ये
ये चीजें आपको देखने की जरूरत है, यही हमारी मैसेज है। बाकी आप उतना ज्यादा पैसा ढूंढने के बाद तो उसमें क्या हो जाता है, मान लीजिए दो खराबियां भी उस बंदे में होती है, तो एक अच्छाई को ले जब दो खराबियां भी उसके साथ फिर आपको मिलती है। इसलिए अगर आप ये लालच इंसान को नहीं करनी चाहिए, जहां पे भी उसको लगता है कि सूटेबल है बंदा, अच्छे से हमारी बेटी को रख सकता है, अपने बच्चे की कफालत कर सकता है, अपने घर में इनको 2 वक्त की रोटी खिला सकता है, बस उसको आप इंशाल्लाह दीनदार भी है, अच्छा है, तो उसको आप अपनी बेटी दे सकते हैं। जी इरफान साहब, लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि वादी कश्मीर में दिन ब दिन ड्रग्स के हवाले से हमारे नौजवान जो है वो ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है या फिर कोई और भी वजह हो सकती है? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इसकी वजह है, मगर आपको जो पता है, एक तो कश्मीर में हालात वैसे नहीं रहे पिछले 2-3 दहाइयों से, वो एक चीज़ इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि पेरेंटहुड, हमारा जो उसका रोल होना चाहिए पेरेंट्स का, वो अपना रोल अच्छे से नहीं निभाते हैं। हालांकि हम में भी खामियां हैं। मान लीजिए हम क्या कोशिश करते हैं, स्कूल्स में रैलीज वगैरह निकालिए, वहाँ पे जो बच्चे मान लीजिए स्मोकिंग या फिर ड्रग्स करती ही नहीं, हम उन्हीं को बताते हैं कि नहीं आपको नहीं करनी है। एज कम्पेयर टू दैट हमें जब जाते हैं ना, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स रखे हैं, आप एसएमएच हॉस्पिटल जाइए, रहनावारी जाइए, जेवीसी जाइए, काउंसलिंग सेंटर्स है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, वहां पे जाके बंदों को पता लगता है कि जिस बंदे ने कंज्यूम किए ड्रग्स, उसने अपनी लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। और हराम भी है कि एक सुसाइड में एक तरीके से आता है, इस्लाम ने सुसाइड को हराम करार दिया है। हमारे जो बंदा बार बार इंजेक्टेबल्स यूज करता है, कोई ऐसा कोकेन या कोई ऐसे सब्सटेंस यूज करता है जो हराम है इस्लाम में भी, और फिर इंसानियत या फितरी तौर पर इंसानियत के लिए वो ठीक नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए मुझे लगता है बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है, लेकिन हमारे नजरिए में हम अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जिसको सरकारी नौकरी नहीं हो, अब उसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे एवेन्यूज ऐसे हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एवेन्यूज गवर्नमेंट ने बनाए, या गवर्नमेंट की आज इतनी ज्यादा स्कीम्स है कि मान लीजिए एक लड़का अगर सिंपली अपना डेयरी फार्म भी स्टार्ट करता है ना, तो वो और 10 लोगों को रोजगार दे सकता है। कि कंपनी अच्छी है, आपके दोस्त अच्छे हैं, ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा घर से निकल के किसकी कंपनी में रहता है, कहाँ जाता है, क्या काम करता है, इन चीजों से शायद इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। जी इरफान साहब, लास्ट में जो हमारी व्यूवर्स है, जो हमारे सामाइन हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, हमारी मैसेज यही है, मैसेजेस तो बहुत सारी है, क्योंकि मैं आए दिन मैंने जैसे आपको कहा कि पोस्ट करता रहता है फेसबुक पे या बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ज़मीर जागना चाहिए। आपका ज़मीर जब जागेगा ना, शायद बंदे को पता चलेगा उसके एजुकेशनल राइट्स क्या है, उसके सोशल राइट्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके पॉलिटिकल राइट्स क्या है। मैंने अपने एरिया में देखा है कि हमारे एरिया में लोग एजुकेशनल राइट्स तो उनको पता ही नहीं है, मगर पॉलिटिकली भी वो बिल्कुल इतने अनअवेयर है कि उनको कुछ पता ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में। जब आप राइट्स अपने जानेंगे, आपको शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आएगी कि हमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। अपने राइट्स को जानिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानिए, उनको निभाइए, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी भी बेहतर बनेगी, अपना एक बेहतरीन समाज भी आप ताबीर कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इरफान साहब, जिनके साथ हमने बात करनी। में आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि जॉब होना चाहिए, वो होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम हज की बात करते हैं ना, कहीं पे इस्लाम में ये नहीं है कि आपके पास इतना ज्यादा होना चाहिए कि पहले आप अपनी बेटी को शादी करें उसके बाद हज पे जाए, जो हमें गलत एक फहमी है। इसी तरीके से इसमें भी है, ये कहीं पे नहीं है कि इतना ज्यादा पैसा लड़के के पास हो तब आप उसको रिश्ता दे सकते हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। जैसे ने पहले ही कहा, अल्लाह ने एक बेहतरीन निज़ाम बनाया है, हमारे पैगंबर के जरिए वो निज़ाम मुकम्मल हो चुका है। जो उसमें लिखा है, अगर हम उसको फॉलो करें तो शायद हमारे समाज में जितनी भी बुराया है उसका खात्मा हो सकता है। जी, जो वालिदैन अब ये करते हैं, मतलब पहले मुलाजिम ढूंढते हैं या फिर मकान बंगला वगैरह पैसा वगैरह होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? मैसेज जनरली हमारे लोगों के लिए यही होगी कि आप ये चीजें ना देखें। हाँ, इतना जरूर देखें, देखिए ये चीज तो दीन में है, माने ये भी नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी को रिश्ता दे, ऐसा नहीं है। आपको जो चीजें देखनी है, जो जिसको दीन ने इजाजत दी है, वो चीजें आप देख लें। मान लीजिए एक ऐसे लड़के को आप अपनी बेटी दीजिए जहां पे आपको लगता है कि वो इसकी कफालत अच्छे से कर सकता है, हाँ वो 2 वक्त की रोटी उसको कमा के दे सकता है, अपने बच्चों को अच्छे से रख सकता है, इसके लिए रहने की जगह इसके लिए मैसर कर सकता है, बस ये चीजें आपको, हाँ, और इम्पोर्टेंट कि वो दीनदार होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। यही हमारी मैसेज है। बाकी आप उतना ज्यादा पैसा ढूंढने के बाद तो उसमें क्या हो जाता है, मान लीजिए 2 खराबियां भी उस बंदे में होती है, तो एक अच्छाई को ले जब 2 खराबियां भी उसके साथ फिर आपको मिलती है। अपने राइट्स को जानिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानिए, उनको निभाइए, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी भी बेहतर बनेगी, अपना एक बेहतरीन समाज भी आप ताबीर कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इरफान साहब, जिनके साथ हमने बात करनी।
कोशिश की, वादी कश्मीर के कई तरह मसले मसाइलों पर हमने बात करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए एक छोटी सी स्टोरी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, वाजिद नज़ीर के साथ।